जगह पर हैं, लेकिन उसे हिंदुस्तानी कहना बिल्कुल ही गलत है। वो बिल्कुल जिसे हम हिंदी कहते हैं वह भाषा है राजेंद्र बाबू की। और फिर मेरी दिलचस्पी बढ़ी तो मैं उनकी कई किताबें इंडिया डिवाइडेड अंग्रेजी में है, उनकी अंग्रेजी जानने के लिए मंगाई, मैंने उसे भी पढ़ा। और बापू के कर्मों में साहित्य, शिक्षा, संस्कृति, असमंजस, कई किताबें पढ़ा। देखा साहब इस आदमी के पास जो अध्ययन था तो घनघोर अन्याय किया गया। केवल प्रथम राष्ट्रपति कौन भाई? राजेंद्र प्रसाद। अरे राष्ट्रपति तो वहाँ से लेकर अभी तक माननीय द्रौपदी मुर्मू भी हैं और एक से एक राष्ट्रपति बन रहे हैं। तो क्या सभी राजेंद्र बाबू के क्वालिटी के हैं? सभी डॉक्टर राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन के क्वालिटी के हैं? नहीं है। तो केवल राष्ट्रपति होने के नाते उनका महत्व नहीं है, उनका और भी संविधान सभा का अध्यक्ष बनना राष्ट्रपति बनने से ज़्यादा महत्वपूर्ण था। जहाँ 300 पहले तो जब पाकिस्तान नहीं बना था 400 के करीब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य थे। पाकिस्तान बनने के बाद 299 आ गए और उन सबके बीच सर्वसम्मति से राजेंद्र बाबू का अध्यक्ष चुना जाना संविधान सभा का मामूली बात नहीं थी। जहाँ एक से एक कानून के जानकार, विधिवेद सब थे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और भी उनके पक्ष हैं, साहित्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, और साहित्य पर जो उनका गंभीर चिंतन है वो क्या कहें, भाषा को लेकर। तो मैंने कहा कि नहीं, इन पर काम होना चाहिए। और फिर मिजाज बनते बनते मैंने कहा कि शिवदयाल जी से बात होती थी तो इन्होंने कहा कि हम लोग मिलजुल कर एक किताब संपादित करें राजेंद्र बाबू पर। ठीक है। तब तक मुझे आया कि मैं अकेले क्यों नहीं लिख दूँ, करेंगे हम लोग संपादित भी। तो किताब भी लगभग तैयार हो चुकी है, इसी महीने आ जाएगी। सस्ता साहित्य मंडल से वो किताब छप रही है। तो वो कहा कि स्वदेशी प्रेम रखिए, इसलिए कि राजेंद्र बाबू का महत्व मैंने कुछ लोगों के बातचीत में देखा कि वो क्या थे, तो गांधी जी के अनुयायी थे, गांधी जी न चाहते तो राष्ट्रपति भी न बनते, ऐसा ऐसा कथन निराधार। एक गौर कीजिएगा, यहाँ पर दो हमारे इतिहास के दोनों मित्र हैं, विजय शर्मा भी और इम्तियाज अहमद भी। नेहरू पर लिखने वाले जो नेहरूवाइट जिनको कहते हैं, वे कभी ये जिक्र नहीं करते हैं कि नेहरू गांधी के अनुयायी थे। वो तो गांधी से उनका मतभेद दिखलाते हैं कि गांधी से किन किन बातों पर नेहरू का मतभेद था, औद्योगिकरण को लेकर, भाषा, जो भी है। लेकिन राजेंद्र प्रसाद के सारे कद को रिड्यूस कर दिया जाता है यह कहकर कि गांधी के तो वो अनुयायी थे, गांधी के साथ न होते तो कुछ न बनते। ये मुझे लगा कि सरासर माने असत्य है। अनुयायी नहीं थे, सहयोगी थे। और सहयोगी वह बनता है जब हम देखते हैं कि आप ऐसा काम कर रहे हैं कि जो मेरे भाव और विचार के अनुकूल हैं, तो आपके साथ हम जुड़ जाते हैं। राजेंद्र बाबू के अंदर यह स्वदेशी का भाव, क्योंकि स्वदेशी उस समय की जो राष्ट्रीयता थी उसका एक मुख्य धारा स्वदेशी की चेतना थी कि अपने स्वदेश का धन विदेश नहीं जाए, अपने स्वदेश का उद्योग का विकास हो, अपने देश के, ये चिंता थी। दादा भाई नौरोजी ने जो ट्रेन थ्योरी दी यही था ना कि अपना धन जो है, देश का धन विदेश चला जा रहा है। ये 19वीं शताब्दी की बात है, तब तक गांधी जी का अभी कहीं राजनीतिक मंच पर आगमन नहीं था। और हमारे हिंदी के कवि हो गए हैं, सभी आप जानते हैं, पिता भारतेंदु हरिचंद। तो उनकी एक कविता में है कि अंग्रेज राज सुख साज सजे भारी, पै धन विदेश चली जात यही अति ख्वारी। अंग्रेज राज में सुख भी था, होगा, लेकिन अपना धन विदेश चला जाता है, यही बहुत खलने वाली बात है। एक उनकी इसी पर कविता है भारतेंदु हरिचंद की, स्वदेशी चेतना देखिए किस तरह 1885 में मर गए थे। 1885 6 जनवरी को भारतेंदु हरिचंद, जब कांग्रेस की अभी स्थापना भी नहीं हुई थी। कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 दिसंबर में, और भारतेंदु ये लिख जाते हैं 1885 के पहले सब कुछ कि मार किन मखमल बिना चलत कछु नहीं काम, परदेसी जुल्हान के मानू भय गुलाम, वस्त्र काच कागज कलम चित्र खिलौने
आवत सब परदेश सो नित ही जहाज लाग। ये बात खलती थी, सब समय जहाज है। तो अपने देश में उद्योग धंधा हो, और इन लोगों की स्वदेशी की समझ थी कि जो चीजें मशीन से बढ़कर बाहर से आ रही हैं, उन मशीनों को हम अपने देश में लाकर स्थापित करें और अपने देश में उत्पादन करें उन चीजों का, और इस तरह से वो हमारी अपनी चीज होगी स्वदेशी का। तो कहने का मतलब कि देखिए, इस स्वदेशी की चेतना 19वीं शताब्दी से भारतीय वातावरण, भारत के वातावरण में फैल चुकी थी, और इसी का प्रभाव राजेंद्र बाबू पर आता है। वो लिखते हैं कि 1899, अभी उन्होंने तब एंट्रेंस भी नहीं पास किया था, एंट्रेंस की परीक्षा। उनके बड़े भाई महेंद्र प्रसाद उनसे 8 साल बड़े थे, और वो कलकत्ता और इलाहाबाद 2 जगहों पर पढ़ चुके थे, कि वो जब आते थे तो कुछ सामान और स्वदेशी लेकर आते थे और किताबें, लिटरेचर बात बताते थे। तब से मैं स्वदेशी वस्त्रों का, सामान का इस्तेमाल करने लगा, एक भी विदेशी नहीं। तो स्वदेशी की चेतना, बता दूं, गांधी जी से उनकी पहली मुलाकात 1915 में हुई है, नहीं देखा है कलकत्ता के ये में, उनका जब नागरिक अभिनंदन किया गया था, दूर दूर से देखा है। और भेंट हुई है लखनऊ में 1916 दिसंबर में, 17 से चंपारण सत्याग्रह से जुड़े हैं। लेकिन उसके पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि गांधी से मिलने के पहले राजेंद्र प्रसाद में कितनी ये चेतना बढ़ चुकी थी, भाव पैदा हो चुका था। तो इस स्वदेशी का ही हम इस्तेमाल करते हैं। जरा उन्हीं का मैं कथन सुनाता हूँ। राजेंद्र बाबू खुद लिखते हैं, इलाहाबाद और कलकत्ते में रहने के कारण वहाँ से छुट्टियों में आकर वो बहुत बातें कहा करते। वो हम मतलब महेंद्र प्रसाद, उनके बड़े भाई। मैं उन बातों को बड़ी श्रद्धा से सुना करता, और जहाँ तक हो सकता उनको माना भी करता। शायद 1899 में वह इलाहाबाद से घर आए थे और उन्होंने स्वदेशी की बात कही थी। स्वदेशी कपड़े भी वहाँ से साथ लाए थे। मैंने उसी समय से स्वदेशी कपड़ा पहनना शुरू किया। भाई ने स्वदेशी कपड़े का इस्तेमाल खुद शुरू किया और मुझसे भी शुरू कराया। उन्होंने तो फिर कभी कोई विदेशी कपड़ा खरीदा ही नहीं। खद्दर के चल जाने पर खद्दर के सिवा दूसरे प्रकार का स्वदेशी भी कभी नहीं खरीदा। स्वदेशी का विचार केवल कपड़ों तक ही सीमित नहीं रहा, जहाँ तक हो सकता था और चीज़ों को खरीदने में भी इसका ख्याल रखा जाता था। यूनिवर्सिटी के इम्तहान देने के लिए खास करके देसी कलम और नीब भी मैं ले ली थी, और ऐसी चीज़ें भाई बराबर इलाहाबाद और कलकत्ते से ला दिया करते थे। मुझे अब शक होता है कि बहुत चीज़ें जिनको हम अपने भोलेपन से स्वदेशी समझकर खरीद लेते थे, शायद स्वदेशी नहीं थी और दुकानदार हमको ठग लिया करते थे। पर हमारी श्रद्धा अटल थी और हम अपने जानते उनको स्वदेशी समझ कर लेते थे। भाई ठग लेते थे तो उसमें बेचारे के क्या, कबीरा आपने ठगाइए और कबीरा और न ठगिए, आप ठगाए इसको हो। तो राजेंद्र बाबू लोग ऐसा ही था कि अपने को ठगे जाने में खुश होते थे। तो लेकिन ये स्वदेशी की चीज, स्वदेशी की बात आप गौर करें। इतिहासकार अपने मित्र इम्तियाज अहमद से कहूँगा कि भाई तुम लिखो तो इन चीज़ों का जिक्र करो राजेंद्र बाबू के समझ कि केवल वो गांधी की अनुकृति नहीं थे, गांधी के पहले से उस व्यक्ति में भाव आ चुका था। और 1905 में जब कलकत्ता आते हैं, 1902 में कलकत्ता आए एंट्रेंस पास करने के बाद, तो वहाँ का वातावरण तो उस समय बहुत राजनीतिक रूप से जागृत था। और 1904 में उन्होंने एफए की परीक्षा की, जिसे आईए कहते थे बाद में। और 5 में बंग भंग आंदोलन होता है। तो बंग भंग आंदोलन में उनकी आत्मकथा पढ़ जाइए। वो लगातार जितनी भी मीटिंग होती थी जाते थे, और वहाँ पर बिपिन चंद्र पाल के भाषण होते थे या सरोजिनी नायडू के होते थे, अरविंद घोष के होते थे, सबके भाषण सुनते थे। और वहीं पर गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन में आकर वो स्वदेशी के नाम पर विदेशी कपड़ों को और सामानों को जलाने का काम शुरू किया 1920 में। और यहाँ 1905 में ही बंग भंग आंदोलन में ये काम हो चुका था। और राजेंद्र प्रसाद लिखते हैं, मैं सब पढ़कर, कितना समय बोलना है हमारे श्रोता बंधु जो है, लेकिन आप लोग घबराइएगा नहीं, चले जाइएगा, 5 आदमी भी रहेंगे तो मैं बात बोलता रहूँगा
क्योंकि हमारे देश की एक परंपरा बता दी, गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई वो चीज है। गौतम बुद्ध एक जगह गए, प्रवचन करते थे, तो बुद्ध आए हैं 2000 लोग जुटे सुनने के लिए। बुद्ध आए और उनके शिष्य आनंद थे, कुछ नहीं बोले और चीज चले गए। सब लोग निराश होकर लौट गए। फिर दूसरे दिन 1000 लोग आए, फिर बुद्ध आए, फिर देखे खड़ा रहे, 2-4 मिनट फिर चले गए बिना बोले। तीसरे दिन आए तो देखा कि 50 लोग हैं। तो 50 लोग हैं तो बुद्ध जो है खूब जमकर बोले। तो आनंद ने उनके शिष्य ने पूछा कि बनते आपने क्या किया? उस दिन इतने लोग, सारे लोग थे, आपको सुनने के लिए आए थे और आप नहीं बोले। दूसरे दिन भी नहीं बोले। कहते देखो मुझे सुनने नहीं आए थे, वो मुझे देखने आए थे और मुझे अपने को दिखाने में दिलचस्पी नहीं है। जो मेरी बात को ध्यान से सुने उसमें मेरी दिलचस्पी है। आज मैंने देखा कि यही वो 50 लोग हैं जो तीसरे दिन भी आ रहे हैं, मुझे मेरी बात सुनने में दिलचस्पी है। तो बंधुओं 5 आदमी भी रहिएगा तो मैं समझ लूँगा मुझे सुनने में दिलचस्पी रखने वाले हैं। तो पानी दीजिए 2 3 दिनों का कोई नहीं जाएगा। वैसे भी जाएगा तो मेरा नहीं तो भगवान का अपमान तो जरूर होगा। तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ संवाद। अब हम लोग तो अपने को बूढ़ा करने में शर्म करते हैं, लेकिन बूढ़ा ही ना है भाई, 70 पार कर गए तो अब अपने को जवान तो नहीं कहेंगे। लेकिन संवाद करने में अब हम लोग को सुनने वाला मिलता कहाँ है। तो ये राजेंद्र बाबू लिखते हैं कि उन्होंने एक, उस समय लोग दवात और कलम लेकर जाते थे इम्तहान देने। हम लोग के समय भी स्कूल में पढ़े तो लेकर जाते थे। तो साइक्लो स्टाइल पेन, जिसको फाउंटेन पेन हम लोग करने लगे थे, वो आई और वह उन्होंने खरीदी, क्योंकि पेंसिल से लिखते थे तो लिखने का डर रहता था। सब लिखा है उन्होंने, मैंने सब पढ़ कर ये नहीं सुना रहा हूँ कि समय ज़्यादा लगेगा। तो विदेशी सामान के नाम पर उनके पास वो फाउंटेन पेन या साइक्लो स्टाइल पेन थी उनके पास। तो 1905 में हुआ कौन, भाई विदेशी सामानों को जलाओ। तो उनके हॉस्टल में देखते हैं कि कुछ छात्र थे साथी जिनके पास विदेशी कागज बहुत था, और 2-4 ऐसे थे जिनके पास विदेशी कपड़े बहुत थे। तो इनकी कलम देखकर कुछ को हुआ कि तुम विदेशी सामान रखते हो। तो इनको बड़ा खराब लगा कि अपने तो सब इतना सामान रखता है विदेशी, मेरे पास एक कलम है। तो कहा कि ठीक है, सब लोग अपने अपने बक्सा खोलो और जिसके पास जो भी विदेशी सामान उसको जलाया जाए। तो दिखते हैं कि कमरे में मैंने अपना पूरा ट्रंक खोल दिया। तो मेरे ट्रंक से बक्सा जो था, एक भी विदेशी सामान उन लोगों को नहीं मिला, बस वो ये कलम और किसी से कपड़ा तो ले लेकर जलाया गया। तो यह था 1905 का बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी की चेतना राजेंद्र प्रसाद पर। मैंने गौर किया कि साहब उस समय महात्मा गांधी कहलाने वाले डरबन में वकालत कर रहे थे अंग्रेजी लिबास पहनकर 1905 में। 1906 से सत्याग्रह शुरू हुआ वहाँ पर, जब वो वेशभूषा दूसरा है। और 1905 में ही देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनने वाले जवाहरलाल नेहरू विलायती कपड़े पहनकर लंदन जा रहे थे पढ़ने के लिए। 1905 में गए हैं, गौर कीजिए। और 1905 में ये जीरादेई में पैदा हुआ ग्रामीण युवक विदेशी कपड़ों को जलवा रहा था। स्वदेशी कौन स्वदेशी भक्त था अधिक, इतिहासकार तय करें, हमारे लेखक बुद्धिजीवी तय करें, कहीं चर्चा नहीं होती। ठीक है, गांधी जी का अपना रोल बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ गांधी जी ने कर दिया। आप ये कुबेर रथ राय की किताबें पढ़िए कि किस तरह गांधी जी ने बहुत सारी चीजें आर्य समाज से लिखी, चाहे वो हिंदी का प्रेम हो, चाहे सो का ये चीजें हैं। ठीक है, उन्होंने बढ़ाया। राजेंद्र बाबू में दो चीज थी, स्वदेशी की चेतना। और वह स्वदेशी की चेतना जब गांधी जी राजनीतिक मंच पर आते हैं तो राजेंद्र बाबू ने देखा और भी चीजें आप देखेंगे स्वदेशी को लेकर।
जो दूसरा वहाँ कलकत्ता में एक डॉन सोसाइटी करके हुआ करती थी, सती चंद बनर्जी, तो उसमें ये स्वदेशी की बात होती थी, बड़े बड़े लोग आते थे, भाषण करते थे, उसका भी जिक्र किया है। और सबसे जो उल्लेखनीय बात है कि उन्होंने खुद लिखा है कि हम जो बिहारी के छात्र थे प्रेसिडेंसी कॉलेज में, तो बंगालियों में जिस तरह से जागरूकता थी स्वदेशी को लेकर, उस तरह से बिहारी छात्रों में नहीं थी। तो ये लोग बड़ा माने डिमोरलाइज महसूस करते थे। तो लोगों ने सोचा कि हम लोग भी स्वदेशी के लिए कुछ करें, कि जागरूकता पैदा करें। तो इसके लिए बिहार छात्र संगठन सम्मेलन की बात सोची गई और 1906 में पटना कॉलेज में, अब वो पता करना है, अब हमारे मित्र इतिहासकार पता करेंगे किस हॉल में वो सम्मेलन हुआ था। 1906 में राजेंद्र बाबू आए थे उसमें, वहाँ से, और सभी ये बैरिस्टर थे उस समय, बैरिस्टर मिस्टर सरफुद्दीन, हाँ, उन्होंने अध्यक्षता की थी। ये पहला भारतवर्ष में होने वाला पहला छात्र सम्मेलन था और इसकी कई शाखाएं फिर धीरे धीरे और कई शहरों में, कई जगहों पर खुली थी। राजेंद्र बाबू इसके मैंने एक तरह से कहिए कि अग्रदूत थे। लेकिन उस पटना कॉलेज का मैं भी छात्र रहा है, जब तक छात्र मैंने कभी नहीं देखा कि राजेंद्र प्रसाद की वहाँ जयंती मनाई गई हो। 1968 में मैं आया था पटना कॉलेज में, तो महेंद्र प्रताप प्रिंसिपल हुआ करते थे, जिनका संबंध कांग्रेस से माना जाता था। तो 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस मनाया गया था, डीएल लेक्चर थिएटर में हुआ था और उसमें मैंने भी भाषण किया था। नहीं अभी बोलूँ कि चाय पीऊँ, पी लूँगा बाद में। हाँ, तो कभी नहीं मनाया गया। पटना यूनिवर्सिटी के सीनेट और सिंडिकेट के 1917 में बनी